नमस्कार साथियों। इस वीडियो में यूपीटीपीएससी ऑडिटर परीक्षा के सिलेबस में शामिल अकाउंट ऑडिटिंग और इनकम टैक्स के जो 65 क्वेश्चन आएंगे मेंस परीक्षा में, उनके सिलेबस में जो भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टरों के 65 क्वेश्चनों का समायोजन है। ये एक प्रैक्टिस सेट है। इसमें जो है हम कंप्यूटर और यूपी स्पेशल के क्वेश्चनों को नहीं शामिल किया है। इसमें जो है केवल अकाउंट के प्रश्न हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, लेखांकन नियम, प्राविधियाँ तथा पद्धतियाँ एक समान अपनाई जानी चाहिए और उन्हें प्रतिवर्ष बदलना नहीं चाहिए। इसे निम्नलिखित में से लेखांकन प्रथा कहते हैं। पूछ रहा है कि किस तरह की ये लेखांकन प्रथा है, जिसको जो है जिसमें जो है ये बताया गया है कि अकाउंटिंग जो हम कर रहे हैं उसको प्रतिवर्ष बदलना नहीं चाहिए। जो पद्धति चली आ रही है उसी पद्धति के अनुरूप करना चाहिए। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर होगा सुसंगति। सुसंगति के देखो इस शब्द का ही अर्थ यही होता है कि जो है जो जैसा है वैसा का वैसा ही रहे, ठीक है, एक दूसरे पर फर्क ना पड़े। इकेरा लेखा प्रणाली दोषपूर्ण है क्योंकि इस प्रणाली के अंतर्गत, देखिए इसमें इकेरा लेखा प्रणाली के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। ये बताते हैं आपको। देखिए इसमें पहला ऑप्शन दिया है, तलपट नहीं बनाया जाता है। देखिए ये दोहरा लेखा प्रणाली का पार्ट है। व्यापार तथा लाभ हानि खाता नहीं बनाया जाता, ये भी डबल अकाउंटिंग सिस्टम में आता है। ये सब फाइनल अकाउंट की बात की गई है। आर्थिक चिट्ठा भी उसी में बनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है सारे ही कारण हो जाएंगे जो जिसके कारण इकेरा लेखा प्रणाली दोषपूर्ण मानी जा सकती है। रोज नामचे में लेन देन को अवलेखित किया जाता है। देखिए रोज नामचा जो होता है, जर्नल जिसकी बात की गई है आपके सामने, पूछ रहे हैं कि उसमें जो आपकी एंट्रीज होती हैं वो किस आधार पर होती हैं। कालानुक्रमिक आधार पर यानी काल के अनुसार, या विश्लेषणात्मक आधार पर, या सुविधा के आधार पर, या चयनात्मक आधार पर। देखिए रोजनामचा डेली ही तैयार होता है, तो देखिए उसके शब्द में ही ये रोजनामचा यानी रोज़ तैयार होने वाला। रोज़ मतलब काल की बात की गई, तो जो ही काल की बात की गई तो आंसर क्या हो जाएगा, कालानुक्रमिक आधार पर। एक व्यापारी द्वारा बैंक में रखा जाने वाला खाता कौन सा खाता। बिल्कुल साधारण सा प्रश्न है। इसको करंट अकाउंट बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसको आप क्या बोल सकते हैं कि ये चालू खाता है। खाता बही एक पुस्तक है। अब ये पूछ रहे हैं कि जो खाता बही है, अकाउंट बुक है, वो किस तरह की पुस्तक है। इसके विषय में देखिए थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके लिए थोड़ा सा आपको बेसिक पता होना चाहिए। देखिए एक होती है मूल प्रविष्टि और एक होती है अंत में प्रविष्टि। मूल प्रविष्टि होती है जो बिल्कुल शुरुआत में कर दी जाती हैं। तो देखिए जो मूल प्रविष्टियाँ होती हैं वो खाता बही में तो नहीं आएंगी, खाता अकाउंट बुक में नहीं आती हैं, ठीक है। उनको जो है शुरुआत में ही एडजस्ट किया जा रहा होता है, इस वजह से। तो खाता बही जो पुस्तक है वो अंतिम प्रविष्टि की पुस्तक है, ठीक है। किस तरह की पुस्तक है, अंतिम प्रविष्टि की पुस्तक है। क्योंकि जिन लेन देनों को जिसमें जो शुरुआत में हम इनको जिनको सहायक बहियों में लिख लेते हैं या रोजनामचा में लिख लेते हैं, अंत में उन्हीं को तो आकर के हम लिखते हैं आकर के किस में, खाता बही में, ठीक है। इतनी सी बात। इसके बाद में पूर्व दत्त किराया, ये पूछ रहे हैं कि पूर्व दत्त किराया किस तरह का अकाउंट है। देखिए इसमें एंट्रीज के बारे में बात की गई है। अब अगर जो आपसे ये पूछा जाए, आपने जैसे अकाउंट पढ़े हैं, ये प्रश्न है क्या, ये समझ लीजिए। यहाँ पर तो लेखा लेखा बार बार लिखा है। आप इस लेखा शब्द को अगर जो थोड़ा सा अवॉइड करें और ये मान लें कि जो पूर्व दत्त किराया है ये किस तरह का अकाउंट है, केवल आपको इतनी जानकारी रखनी है कि पूर्व दत्त किराया किस तरह का अकाउंट है। अब अकाउंट के तो आपको प्रकार पता ही होंगे कि भाई ये रियल अकाउंट है, कि ये पर्सनल अकाउंट है, कि ये नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। तो देखिए पूर्व दत्त, देखिए अगर जो केवल यहाँ पर किराया दिया होता तो ये एक्सपेंसेस था। इतनी बात आपके समझ में आ रही होगी। अगर जो ये केवल यहाँ पर किराया दिया होता तो एक्सपेंसेस था, तब तो जो है ये नॉमिनल अकाउंट हो सकता है। लेकिन अगर जो किसी भी नॉमिनल अकाउंट के आगे पूर्व दत्त या अदत्त जोड़ दिया जाता है तो आपको पता होगा वो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बन जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत लेखा। इसके बाद कंपनी के एकीकरण से संबंधित लेखांकन किया जाता है। देखिए ये चैप्टर आपके सिलेबस में है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, इसको रटिएगा। AS 14 में होता है। गहन जांच के अंतर्गत सभी लेखा पुस्तकों की जांच होती है, विशिष्ट लेखा पुस्तकों की जांच होती है, केवल रोकड़ बही की जांच होती है। देखिए जब ये बात की जाए गहन जांच के अंतर्गत, तो देखो जब केवल लग जाए तो केवल की तो बात करो ना, क्योंकि गहन जांच हो रही है। विशिष्ट की भी बात ना करो, उपयुक्त में से कोई की बात नहीं। जब सभी शब्द दिया हुआ है तो यही वाला आंसर सही हो जाएगा। ह्रास का प्रावधान करने का उद्देश्य क्या होता है। देखिए इन्होंने ये पूछा है कि ह्रास जो डिप्रिसिएशन आप चार्ज करते हो, इसको क्यों चार्ज करते हो। देखो आपको इतना पता होगा, जो ही आपके सामने ह्रास की बात की जाए तो कम से कम आप इतना ध्यान रखना कि स्थायी संपत्ति पर चार्ज होगा। किस पे चार्ज होगा, स्थायी संपत्तियों पर। अब देखिए इसमें स्थायी संपत्ति के कई सारे ऑप्शन है। देखो A भी है, C भी है, इसको तो छोड़ ही दो B वाले को, और D भी है, ठीक है।
ह्रास होता क्या है कि प्रत्येक वर्ष किसी स्थायी संपत्ति की वैल्यू आप, जैसे मान लीजिए कोई मशीनरी है तो प्रत्येक वर्ष उसकी वैल्यू आप धीमे धीमे कम कम करते हुए चले जाते हैं और उसकी वैल्यू के बराबर आप डेप्रिसिएशन अपने बिजनेस के ऊपर अपने प्रॉफिट में से चार्ज करते चले जाते हैं। तो वो उसके जीवन काल के आधार पर कर रहे होते हैं कि अभी जो है 10 वर्ष हुआ, अभी 15 वर्ष हुआ या अभी 20 वर्ष हुआ है। तो बस जीवन काल और स्थायी संपत्ति, दो ऑप्शन जहां आपको मिले आप तुरंत जो है उसको आवंटित करवा देना, ठीक है। ह्रास गिरावट दर्शाता है। अभी हमने आपसे बोला था कि जो ये ह्रास होता है इसके लिए सबसे पहली बात हमने क्या कही थी, या तो स्थायी संपत्ति या तो स्थायी संपत्ति, दो ही जगह मिल रहा है ना। अब ये बात ध्यान रखना कि जो ह्रास की गिरावट होती है वो जो है उसको बाजार मूल्य से क्या मतलब है। बाजार मूल्य तो आप एक बार गए वहाँ से खरीद लाए, अभी आपने एक वर्ष का ह्रास लगा दिया है। मान लीजिए कोई चीज़ 10,000 की आप लाए थे, एक बार आपने उस पर ह्रास लगा दिया था और वो बची थी किसकी, 9,000 रुपये की। तो क्या अब वो बाजार मूल्य रह गया? नहीं रह गया। वो किसका मूल्य बन चुका है? आपकी बुक का। वो आपकी बुक ऑफ अकाउंट का मूल्य बन चुका है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्थायी संपत्तियों के पुस्तकीय मूल्य में। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत खाता है? देखिए अभी जिस तरह से ऊपर आपने क्वेश्चन सुना था ना कि ये रियल अकाउंट है, कि ये पर्सनल अकाउंट है, कि नॉमिनल अकाउंट है, बस यही पूछ रहे हैं कि कौन सा पर्सनल व्यक्तिगत अकाउंट है, यानी व्यक्तिगत खाता है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था जो एक्सपेंसेस होते हैं वो होते तो हैं कौन से, नॉमिनल अकाउंट, लेकिन उनके आगे अदत्त पूर्वदत्त मिल जाए तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अदत्त वेतन। 11वें का क्या हो जाएगा, सी आंसर जो है 11वें क्वेश्चन में लगेगा। 12वें में आ जाइए, क्रेडिट नोट जिस लेखा पुस्तक में लेखा करने का वाउचर होता है। क्रेडिट नोट, देखिए क्रेडिट नोट की कभी भी आपसे बात की जाए, ठीक है, तो क्रेडिट नोट होता क्या है आप ये समझिए। जैसे आपने किसी को 10,000 रुपये का गुड्स सप्लाई किया, ठीक है, किसी भी कारण से वो माल जा रहा था, उसमें कुछ डैमेज हो गया, उसमें कुछ भीग गया, किसी भी कारण से जो परचेज़ करने वाला था उसने जो है 1,000 रुपये का माल आपको वापसी कर दिया। तो ये जो वापसी कर दिया है माल, ये आपके पास आ जाता है वापस। तो ये जो माल वापस आ गया है इसको तो अपनी आप सेल में दर्ज नहीं करोगे, ठीक है, इसको आप अपनी सेल में तो दर्ज नहीं करोगे कि अब ये सेल तो रही नहीं गई। तो इस 1,000 के बदले में जो ये जो है आपकी सेल्स रिटर्न बुक एक बनाओगे आप, कि मतलब जो आपने सेल किया था उसके बदले में आपने एक सेल्स रिटर्न बुक बना रखी, उसमें जो है इसकी एंट्री आप दर्ज करोगे। तो जो विक्रय वापसी वही होगी जिसको बोलेंगे कि इसमें क्या, सेल्स रिटर्न बुक, उसमें जो है इसको दिखाया जाएगा। तलपट में दिखाया हुआ अंतिम रहतिया कहाँ दिखाया जाता है? देखो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर जो क्लोजिंग स्टॉक की बात की जाए, ठीक है, और ये कह दिया जाए कि जो है ये तलपट में दिखा दिया गया है, तो ये ध्यान रखना। देखो क्लोजिंग स्टॉक है तो या तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है या तो फिर बैलेंस शीट में जाता है, लेकिन अगर जो ये क्लोजिंग स्टॉक जो है एक बार आपका ट्रायल बैलेंस में दिखा दिया गया है, ट्रायल बैलेंस में दिखा दिया गया है, तो ये बात ध्यान रखना। तो फिर केवल कहाँ दिखाया जाएगा, चिट्ठे में दिखाया जाएगा, तब उसको आप जो है व्यापारिक खाते में नहीं लेकर के जाएंगे। बात समझ में आ रही है कि अगर जो एक बार उसमें दिखा दिया गया है ट्रायल बैलेंस में, तो फिर आप उसको आगे उसमें ट्रांसफ़र नहीं करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपिकीय त्रुटि नहीं है? ये पूछ रहे हैं कि लिपिक से जो त्रुटियां हो जाती हैं, रेक्टिफिकेशन, या फिर एक चैप्टर पढ़ा होगा, ये आपके सिलेबस में चैप्टर है, उसी से ये प्रश्न आया हुआ है। पूछ रहे हैं कौन सी लिपिकीय त्रुटि नहीं है। देखिए चूक हो गई तो ये लिपिक भूल सकता है, चूक कर सकता है, क्षतिपूरक कर सकता है, करण कर सकता है, कारण बन जाएगा, लेकिन जो सिद्धांत की प्रिंसिपल की एरर होगी उसको जो है आप लिपिकीय त्रुटि में काउंट नहीं करते हैं। अंतिम खातों में प्रारंभिक व्ययों को दिखाया जाता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको जब आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन को देख करके काफ़ी सारे डाउट आ सकते हैं। डाउट ये आ सकते हैं कि जब आप देखते हैं प्रारंभिक व्यय तो आपके दिमाग में आता है कि ये तो व्यय है, और जो ये व्यय है तो इसको हमको किस में दिखाना चाहिए, P&L में अकाउंट में दिखाना चाहिए, लेकिन ये वास्तव में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आता है। ये जो प्रारंभिक व्यय होते हैं इसको जो है आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाता है, वो भी इसको जो है संपत्ति माना जाता है, नॉन टेंजिबल एसेट्स माना जाता है। बात समझ में आ रही? इसलिए इसका वर्णन कहाँ पर होगा, आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। ये अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का है। यदि प्रारंभिक रहतिया 5,000 है, क्रय 15,000 है, प्रत्यक्ष व्यय 2,000 है और अंतिम रहतिया 2,500 है, तो बेचे गए माल की लागत पूछ रहे हैं, जो माल बेचा था उस माल की लागत क्या होगी। यहाँ पर देखिए इसमें कुछ नहीं करना है आपको। देखिए प्रारंभिक रहतिया आपको दिया हुआ है यहाँ पर कितना, 5,000 रुपये, ठीक है। इसमें आप अपनी परचेज़ को जोड़ दो, कितने रुपए है परचेज़ यहाँ पर, 15,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद में जो आपने इसमें व्यय किया है
उस व्यय को भी जोड़ दो, क्योंकि आपको यहाँ पर बेचे गए माल की लागत निकालनी है, इसलिए उस प्रत्यक्ष व्यय को भी जोड़ दो। ठीक है, वो कितना था यहाँ पर 2,000 रुपये। तो 15 5 20 दो कितना हो जाएगा, 15 5 20 20 दो 22,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है ना, बस 22,000 रुपये आ गया। इसके बाद देखिए क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ था, वो 2,500 रुपये इसमें कम कर दो आप, सीधा सीधा क्या कर दो, कम कर दो, तो क्या आ जाएगा 19,500 रुपये इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद में अगला, इनमें से कौन सा समीकरण सही नहीं है। ठीक, देखिए यहाँ पर कई सारी इक्वेशन लिखी हैं, इसके लिए थोड़ा सा आपको फार्मूले के विषय में पता होना चाहिए। देखो, इसको करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक देखना, अगर जो समझ में आ जाए तो उसको समझ लेना। देखिए, ये विक्रय की लागत करके एक जो है इसमें सूत्र लिखा है, इसको बोलते हैं कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। प्रश्न यहाँ पर क्या है, पहले तो इस बात को क्लियर करके रखना कि जो प्रश्न है ये इसमें पूछ के आ रहा है। प्रश्न आपका ये है कि जो है कौन सा समीकरण सही नहीं है। इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि कम से कम 3 विकल्प ऐसे होंगे जिनमें जो है आंसर सही दिया होगा। ठीक है, अब देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूछा, COGS जिसको बोलते हैं, COGS का इसने फार्मूला दिया है, प्रारंभिक स्टॉक, उसमें क्रय जोड़ दिया और अंतिम स्टॉक को घटा दिया। अभी देखो यहाँ ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने इसमें व्यय जोड़ दिए थे, व्यय यहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन देखो वही काम किया गया, क्या प्रारंभिक स्टॉक में परचेज को जोड़ा गया, अंतिम स्टॉक को घटाया गया, तो क्या निकल के आ रहा है, विक्रय की लागत। ये बेचे गए माल की लागत पूछी गई थी, यहाँ पर किया देखो वही प्रोसेस है ना, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अब जब ये स्टेटमेंट सही है, कौन सा, विक्रय की लागत वाला, तो आप ये देखिए ये विक्रय की लागत के लिए ही एक इन्होंने नीचे एक क्वेश्चन बना करके रखी हुई है। ठीक है, इन्होंने कहा है प्रारंभिक स्टॉक का फार्मूला। अब देखिए आप, सीधी सी बात है कि अगर जो प्रारंभिक स्टॉक का आपको फार्मूला बनाना पड़ेगा, तो मैथ से अगर जो थोड़ा सा बिलोंग करते होंगे तो आपको ये पता होगा कि ये जो क्रय है जब उस तरफ जाएगा और ये जो अंतिम स्टॉक है ये उस तरफ जाएगा, तो अंतिम स्टॉक तो धन का हो जाएगा और क्रय किसका हो जाएगा, ऋण का। यानी उसके आगे एक बार प्लस का साइन आएगा और एक बार माइनस का साइन आएगा, और यहाँ पर देखिए दोनों साइन माइनस के हैं, इसका मतलब फार्मूला गलत तरीके से लिखा गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर यही वाला हो जाएगा। बात समझ में आ गई, बस इतनी सी इसमें ट्रिक थी, जरा सा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि लाभ विक्रय मूल्य का 25% है तो लागत पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो ये क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं, यदि लाभ जो है वो विक्रय मूल्य का 25% है, आप समझो, मान लो हम कहते हैं विक्रय मूल्य आपका 100 रुपये था। ठीक है, इन्होंने कहा लाभ जो है विक्रय मूल्य का 25% है, तो लाभ कितना हो गया 25। ठीक, विक्रय मूल्य कितना आया, हमने माना था यहाँ पर 100 और उस पर लाभ कितना निकला आया 25। ठीक है, तो यानी हमारी लागत कितनी थी 75 रुपये। कितनी लागत थी 75 रुपये। बात समझ में आ गई ना, पूछ रहे हैं लागत पर लाभ प्रतिशत कितना है। अब देखिए लागत कितनी थी 75, आप उस पर जो है कमा कितना रहे हैं 25। ठीक है, तो अगर जो इसको 25/75 लगा के कितने कमाए हैं आपने 25। ठीक, समझ में आ गया ना, तो 25 तिहाई 75 और 100 से काट देंगे तो 33 दशमलव समथिंग आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन समझ में आ गया, 33.33%। यानी आपने 75 रुपये लगा के कितने रुपए कमाए, 25 रुपये कमाए, तो 75 का कितने परसेंट 25 होता है, ये भी बात अगर जो कैलकुलेट करेंगे तो भी आंसर इसका यही आएगा। आयकर के अग्रिम भुगतान को दिखाना चाहिए। देखिए अगर जो आयकर है और उसका आपने अग्रिम भुगतान कर दिया है, तो ये पता है होगा आपको कि ये तो एडवांस में दे दिया है। ठीक है, तो इसका वर्णन कहाँ पर होगा, जाकर चिट्ठे में होगा और कहाँ पर होगा, संपत्ति पक्ष में होगा, क्योंकि एडवांस दिया था इसलिए। किस्त भुगतान पद्धति की दशा में विक्रेता को कुल प्राप्य ब्याज जमा किया जाता है। देखिए किस्त भुगतान पद्धति भी चैप्टर आपके सिलेबस में, ये ध्यान रखना, इस पद्धति के अंतर्गत जो विक्रेता होता है, जो सेलर होता है, उसको जितना भी ब्याज प्राप्त हो रहा होता है, उस ब्याज को डिपॉजिट करने के लिए वो पहले जब तक अकाउंट उनका सेटल नहीं हो जाता है तब तक वो किस में रखा जाता है, सस्पेंस, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में, ब्याज उच्चंत खाते में। श्री अशोक कुमार ने एक खान पट्टे पर ली है जिसका न्यूनतम किराया 1 लाख रुपए, अधिकार शुल्क की दर 1 रुपये प्रति टन है, एक खास वर्ष में उत्पादन 80,000 टन है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, अधिकार शुल्क की दर लिखा 1 रुपये प्रति टन, लेकिन न्यूनतम किराया क्या लिखा हुआ है, 1 लाख रुपए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सॉरी थोड़ा सा क्वेश्चन, तो इसमें जो है 1 रुपये प्रति टन दिया हुआ है।
कहने का मतलब ये है कि जितना भी उत्पादन होगा उसमें 1 रुपये प्रति टन आपको अधिकार शुल्क जमा करना है, लेकिन कम से कम 1 लाख रुपये जमा करना है। देखिए यहाँ पर अभी 80,000 लिखा है, अगर जो सपोज दैट यहाँ पर 1,50,000 टन लिखा होता तो 1.5 लाख रुपये अधिकार शुल्क जाता है। बात समझ में आ गया। लेकिन क्या दिया है, न्यूनतम किराया कितना है, 1 लाख। पूछ रहे हैं एक खास वर्ष में उत्पादन 80,000 टन है, श्री अशोक के द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि क्या होगी। अब इसे 1 रुपये प्रति टन के हिसाब से देखेंगे तो 80,000 रुपये ही बनता है, लेकिन न्यूनतम किराए की शर्त रख दी गई थी पहले से, इसलिए किराया कितना देना पड़ेगा, 1 लाख रुपये। दिवालिया खाते में न्यूनता का संबंध किस सूची से। देखिए दिवालिया खाते आपके सिलेबस में दिए हैं, अब जो इसमें सूचियाँ ये आपको रटनी पड़ेंगी, इसका कोई विकल्प नहीं। इस प्रश्न का आंसर सूची एच है। स्टॉक की हानि ज्ञात करने का सूत्र है। देखो स्टॉक की हानि कैसे पता चलेगा, अग्नि के समय जो स्टॉक का मूल्य था उसमें से जो रुपये बचा लिया है वो निकल करके आएगा, क्या हो जाएगा, स्टॉक की हानि हो जाएगी। इसके बाद प्रश्न आया है कि भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था। देखिए केलकर समिति का सुझाव था। जीएसटी भी आपके सिलेबस में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी व्यवसाय की पुस्तकों और अभिलेखों की व्यवस्थित जांच को क्या कहा जाता है, अंकेक्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंकेक्षण कहा जाता है। लेखांकन प्रणाली जो अदत्त व्ययों तथा उपार्जित आय को लाभ की गणना के लिए संज्ञान में नहीं लेती है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे व्यय जो भी आपने किए नहीं है, ऐसी आय जो भी आपको प्राप्त नहीं हुई है। अदत्त व्यय का मतलब क्या हुआ, जो खर्चे थे आपने कर लिए लेकिन उनका पेमेंट नहीं किया। उपार्जित आय का मतलब क्या हुआ, जो आय तो कमा ली, मान लो आपने किसी को अपनी दुकान किराए पर दे रखी, महीना पूरा हो गया तो आपके हिसाब से तो आपकी इनकम बन गई, लेकिन अभी तक उसने भुगतान नहीं किया इसलिए आपको प्राप्त नहीं हुआ है। तो जिस वर्ष में आप लेखांकन कर रहे हैं उस वर्ष में आप उन्हीं खर्चों को खर्च मानोगे जिनका आपने भुगतान कर दिया है, उसी आय को आय माने जिसका आपने प्राप्त कर लिया है। ये प्रणाली कहलाती है कैश प्रणाली, रोकड़ प्रणाली। ठीक है। यदि एक फर्म अपने ग्राहक से प्राप्त अग्रिम राशि को अपनी आय मान लेती है, देखो किसी ने आपको एडवांस दिया और कोई फर्म है उसको अपनी आय माने ले रही है, तो वह किस अवधारणा का उल्लंघन कर रही है, ये वसूली अवधारणा का उल्लंघन करती है। ठीक है। कमीशन अग्रिम प्राप्ति की प्रकृति कैसी है। देखिए फिर वही क्वेश्चन आया, कमीशन हमने बताया था खर्च है, उसके अग्रिम हो गया। जब अग्रिम हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये कमीशन केवल आता तो नॉमिनल अकाउंट था, लेकिन ये अग्रिम हो गया तो जो ये अग्रिम हुआ तो पर्सनल अकाउंट बन गया। ठीक है, व्यक्तिगत खाता बन गया। व्यापार खाता कैसा खाता है। अब देखिए ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ये जो व्यापार खाता है इसमें भी आप जो है लाभ हानि अपनी देखते हो, भले शकल देखते हो, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो उनमें भी जो है आप यही सब देखते हो कि जो खर्चे हैं वो हमको डेबिट साइड में लिखने हैं और जो हमारी इनकम है उनको हमको क्रेडिट साइड में लिखना है। तो ये दोनों ही के लिए आंसर क्या बनता है, नाम मात्र खाते। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक कंपनी का लेखा परीक्षक हो सकता है। एक बॉडी कॉर्पोरेट, ये गलत है। कंपनी के अधिकारी कर्मचारी तो संभव नहीं है। एक अधिकारी कर्मचारी नौकरी में, वो भी संभव नहीं है। सीए होना चाहिए प्रॉपर। एक सार्वजनिक कंपनी के अंकेक्षक की सामान्यतया नियुक्ति की जाती है। देखिए कोई सार्वजनिक कंपनी है उसके जो ऑडिटर की नियुक्ति की जाएगी वो की जाएगी साधारण सभा के अंशधारी, जो शेयर होल्डर होते हैं ना, वो नियुक्त करते हैं। रट लेना है उस क्वेश्चन को। आश्रित शाखा कर सकती है। देखिए जो डिपेंडेबल ब्रांच होती है, आश्रित शाखा होती है, उनके पास में जो भी अधिकार होते हैं वो मुख्य शाखा के द्वारा दिए गए होते हैं। तो चाहे वो केवल नगद करें या केवल उधार करें या दोनों करें, तो ये दोनों वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस व्यय को विभागीय खातों में बांटा नहीं जा सकता। इनका प्रश्न ये है यहाँ पर कि जो इनमें से कौन सा ऐसा व्यय है जिसको विभागीय खाते में नहीं बांट सकते, अलग अलग खातों में एक सामूहिक रूप से देना है, वो कौन सा होता है। इनकम टैक्स, बीमा बांट लोगे, आरास बांट लोगे, अलग अलग प्लांट है, अलग अलग मशीनरी, तो क्या आरास नहीं बांटा जाएगा, वही कमीशन में हो जाएगा, लेकिन आयकर में संभव नहीं है। इंग्लैंड से व्यापार से आय जो भारत से नियंत्रित है, यहाँ इंग्लैंड ही नहीं कहीं कर भी दिया होता है, कर योग्य की कंडीशन पूछ रहे हैं। ठीक है। तो अगर जो यहाँ पर कर योग्य की कंडीशन पूछी जाएगी, लेकिन बशर्ते क्या है, व्यापार का जो नियंत्रण है वो भारत से हो। ठीक, कह सकते हो कि हेड ऑफिस क्या हो, भारत हो। फिर चाहे आप निवासी हो या असाधारण निवासी हो, दोनों की कंडीशन में आपको टैक्स देना होगा। तो ए और बी दोनों इसका आंसर सही हो जाएगा। दिवालिया खातों में सूची जी। देखिए दिवालिया खाते वाला प्रश्न भी अभी हमने आपको बताया था कि इसको जो है रटना ही पड़ेगा और उसका कोई विकल्प नहीं। दिवालिया खातों में जो जी सूची है ये किससे संबंधित है, ये विनिमय विपत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। किराया क्रय से संबंधित क्रय एवं विक्रय के व्यवहार। देखिए किराया क्रय एवं किस्त भुगतान पद्धति आपके सिलेबस में है। इसके लिए जो अधिनियम है किराया क्रय अधिनियम 1972 है। विभाग आ से विभाग बा को माल लागत मूल्य पर 25% लाभ जोड़कर हस्तांतरित किया जाता है। विभाग बा के पास इस माल का 25,000 रुपये का स्टॉक है, तो इसमें से ना वसूल लाभ कौन सा होगा। ये पूछ रहे हैं
कि एक विभाग आ है, ठीक है, एक विभाग बा है, ये इनकी ब्रांच रही होगी, ठीक है। तो जो आ से बा को भेजा जा रहा है उसमें 25% पहले ही से ऐड करके भेजा जाता है, जो भी वैल्यू उनको बताई गई है उसमें 25% ऐड है, क्या, लाभ के रूप में। जो 25% है वही तो लाभ है ना। अब इस तरह का जो स्टॉक बा के पास में वर्तमान में है वो कौन सा है, 25,000 रुपये है। कितना है, 25,000 रुपये। तो ये जो 25,000 रुपये है ना, ये कितने परसेंट की वैल्यू है, 125% की, क्योंकि 100% में 25% जोड़ करके भेजा जा रहा था। बात समझ में आ गई ना। तो अगर जो हम आपसे कहें कि इस 25,000 से 100% की वैल्यू निकालो, 125% की वैल्यू क्या है, 25,000। हम पूछें कि 100% की वैल्यू निकालो, तो आप क्या करोगे, 25,000 में भागित कर दोगे 125 को, और गुणे क्या कर दोगे, 100 को। तो देखिए ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, और 25 चौको 100, और कितना आ जाएगा, 20,000 रुपये। कितना आ जाएगा, 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये कास्ट आ गई, 25,000 रुपये आपकी जो है वैल्यू थी उसमें। तो 25 में से 20 चले जाएंगे तो 5,000 क्या आ जाएगा, लाभ। तो लाभ कितना आ जाएगा, ना वसूल लाभ कितना हुआ, 5,000 रुपये। तलपट क्या है, तलपट दोहरी प्रविष्टि प्रणाली का एक भाग है, अंतिम लेखों का एक भाग है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। ये कथन दे रखे हैं और इन कथनों के आधार पर पूछ रहे हैं कि तलपट है क्या। एक स्मरण खाता है, देखिए उसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। अंतिम लेखों में प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग बनाते हैं, अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। दोहरा प्रविष्टि प्रणाली छोड़ ही दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्षतिपूरक अशुद्धियों को मिलान किसको प्रभावित करती हैं। देखिए क्षतिपूरक अशुद्धियाँ हैं, इनके विषय में थोड़ा सा समझ लेना। जैसे कि मान लीजिए कोई एक ऐसा लेखा था जो एक कोई एंट्री थी, ठीक है, जो होनी थी कितने से, 15,000 रुपये से, ठीक। आपने धोखे से उसको कितने की लिख दी, 10,000 रुपये की। कितने की लिख दी, 10,000 रुपये की। फिर कोई दूसरी एंट्री थी जो 20,000 की थी, और उसको आपने धोखे से चढ़ा रखा है कितना, 25,000। तो क्या क्षतिपूरक अशुद्धि ये हो गई ना, क्षतिपूरक, जिसने जो है ऊपर वाली क्षति को पूरा कर दिया है। नीचे ऊपर 5,000 कम लिखा गया, नीचे 5,000 ज़्यादा लिखा गया। तो ये पूछ रहे हैं कि जो क्षतिपूरक अशुद्धियाँ होती हैं ये जो है किस प्रकार के स्टेटमेंट को प्रभावित कर सकती हैं, ठीक। देखो तलपट में तो करेंगे टोटल लगता है वहाँ पर बराबर आएगा। सेम कंडीशन आर्थिक चिट्ठे में है, और सेम कंडीशन लाभ हानि खाते में भी है। ये तीनों को नहीं प्रभावित कर पाएंगे, इनमें से कोई इनका नहीं आंसर होगा। बैंक समाधान विवरण पत्र क्या एक है, ये रोकड़ भाई कैश बुक का एक भाग है क्या, इसमें केवल कैश बुक की बात की जाती है, बैंक से मिलाया जाता है, तो गलत हो गया। बैंक खाते का भाग का बैंक बना करके देता है, पासबुक देती है बैंक, लेकिन पूरा उसमें पासबुक में कैश बुक शामिल होती नहीं होती। तो इनमें से कोई नहीं, इसका भी आंसर सही हो जाएगा किसका। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41, संघ सरकार के खाते किसके द्वारा, कैग के द्वारा। संघ सरकार के जितने भी खाते होते हैं उनको कौन तैयार करेगा, सीजीए, कैग के द्वारा। केंद्र सरकार के खातों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष कौन रखवाएगा, जो वहाँ का अध्यक्ष होगा। कौन रखवाएगा, जो वहाँ का अध्यक्ष होगा। केंद्र शासित प्रदेशों की आकस्मिकता निधि भारत सरकार द्वारा स्थापित की जाती है। ये अधिनियम की धारा पूछी, इसको याद रखना, 1963 की धारा 481, यही इस प्रश्न का सही जवाब है। सरकारी खातों के 6 स्तरों को एक अद्वितीय अंकों द्वारा दर्शाया जाता है। ये पूछ रहे हैं वो किस तरह का कोड होता है, वो केवल अल्फा न्यूमेरिक होता है या न्यूमेरिक होता है। न्यूमेरिक का मतलब समझ रहे हैं उसमें 1 2 3 4 आया हो, या फिर अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या लिखा हो कि 2 3 के बाद में ABCD कुछ लिखा हो, और फिर जो है 4 5 लिखा हो, जैसे पैन नंबर होता है। संख्यात्मक कोड हो 13 या 15, कुछ भी हो, इसमें ये आंसर पूछ रहे हैं। तो ये जो सरकारी खातों का यूनिक कोड होता है उनकी शुरुआत के हिसाब से पता लगाया जाता है किस तरह का खाता है। वो 15 अंकों का संख्यात्मक कोड होता है, अल्फा न्यूमेरिक कोड नहीं होता है। भारत सरकार के आदेश के नियम 8 के अंतर्गत वस्तु शीर्ष निर्धारित किए गए हैं। उन वस्तु शीर्ष के बारे में ये पूछ रहे हैं कि निर्धारित किए गए उनकी शक्तियों का, वित्तीय शक्ति नियमों का प्रत्यायोजन। ये पूछ रहे हैं कि नियम 8 में क्या बताया गया, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। रटने वाले हैं, इनमें कुछ समझाने का है नहीं। निम्न में से कौन आहरण एवं वितरण अधिकारी नहीं हो सकता, आहरण और वितरण अधिकारी, ठीक है, किसी व्यापार के लिए उस कार्यालय का अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, कार्यालय अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष द्वारा अधिकृत अन्य राजपत्रित अधिकारी, कोई भी हो सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। जिसको नियुक्त किया जाएगा वो हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। पासबुक का जमा शेष 45,000 रुपये, चेक जमा करा, ये यहाँ पे 4500 लिखा नहीं, 45,000 रुपये जमा कराए, परंतु बैंक में जमा नहीं हुए 5,000 रुपये के। देखिए बैलेंस एज पर पासबुक दिया है, कितना दिया है, 45,000 रुपये। इसके बाद में 5,000 रुपये के चेक बैंक में जमा
परंतु बैंक में जमा नहीं हुए। देखिए अपने अपने पास तो आपने कैश बुक में बढ़ा लिया होगा, क्योंकि आपको रोकड़ बही का शेष पूछ रहा है, तो आपने तो जमा कराए हैं, तो आपने तो अपना बैलेंस जमा बढ़ा लिया होगा। बैंक ने भले ना बढ़ाया हो, तो आपके हिसाब से बैलेंस कितना हो चुका होगा? 50,000। इसके बाद चेक निर्गमित किए परंतु भुगतान नहीं हुआ। अब आपने चेक इशू कर दिया था, किसी को 10,000 रुपये का चेक काट दिया है, अब उसने वहाँ पर नहीं पहुँचाया है, बैंक ने क्लियर नहीं किया, तो आपने तो अपने पास में कम कर लिया होगा कितना? 10,000 रुपये। तो आपके हिसाब से कितना बैलेंस होना चाहिए कैश बुक में? 40,000 रुपये। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 40,000। इसके बाद में ये आपके सिलेबस में आपने देखा होगा कि जो है कुछ प्रश्न दिए हैं जो अंक गणित के भी हैं, उसमें लिखा हुआ है सिलेबस में अंक गणित। तो देखिए अंक गणित में हम समझते हैं कि जो सिलेबस आपके एग्ज़ाम में आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ये वाले चैप्टर आएंगे। अब जैसे इसमें कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पर अभी ड्रॉप करने वाले हैं, ये क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। अब ये मेंसुरेशंस के क्वेश्चन है, ये जो है एल्जेब्रा के क्वेश्चन है, ठीक है। ये मेंसुरेशन वाले, ये सब मेंसुरेशन वाले बेलन एलन के, तो ये हाइट एंड डिस्टेंस, ये जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हो गए, तो हम समझते हैं ये वाले प्रश्न इसमें हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ये उचित हैं, समझने हैं, तो आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा। हम सीधा 54 नंबर क्वेश्चन पे आकर के बताएंगे। इसमें जो है ये अंकगणित का प्रॉपर क्वेश्चन है, ठीक है। ये दोनों ही क्वेश्चन 54 नंबर 55 नंबर अंकगणित के प्रश्न आएंगे। ये कन्फर्म है, कितने आएंगे ये नहीं कन्फर्म है, ठीक है। तो लेकिन हम इतना मान करके चल रहे हैं कि कम से कम मेंसुरेशन को अंकगणित में शामिल करना या ट्रिग्नोमेट्री को अंकगणित में शामिल करना ठीक नहीं है, ठीक। ये प्रश्न क्या है? एक्स का 45%। देखिए एक्स का 45%, जैसा बोला है बिल्कुल वैसे ही लिखते जाइए बस। एक्स का 45% प्लस 90 का 30%, कितना? 90 का 30%, इक्वल टू किसके बताया? 210 का 30%। तो 210 का 30/100 और प्लस क्या कर देंगे इसमें? एक्स का 45%, एक्स प्लस एक्स का 20% हो गया यहाँ पे, एक्स का 20/100, एक्स का 20/100। देखिए एक्स का 45% है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे? 45x/100। और ये जो 90 का 30% कितना होगा? 27 हो जाएगा ना? कितना हो जाएगा? 27। इसके बाद में इक्वल टू का साइन, 210 का 30% पूछा, 21 3 का 63, कितना हो जाएगा? 63। और इसके बाद 20x/100 क्या हो जाएगा? 20x/100। इसके बाद में एक्स एक्स को इक्वल कर लीजिए और 63 और 27 को वो सेपरेट कर लीजिए दूसरी साइड में। तो 45x/100 माइनस 20x/100 और इक्वल टू 63 माइनस क्या हो जाएगा? 27। अब देखिए 63 में से 27 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 56 46 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 36, ठीक है। 63 में से 7 गए तो 56 46 36। और 45x में से, अब देखिए यहाँ पर 100 हो जाएगा आपका क्या? एलसीएम। और 45x माइनस 20x तो क्या हो जाएगा? 25x। ये देखिए ये आगे क्या सॉल्व होगा आकर के? 25x/100 बराबर क्या हो जाएगा? 36, ठीक। तो 25 से 100 को काट दीजिए, ये आ जाएगा क्या? 4। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 36 दूनी 72 दूनी 144। क्या आंसर हो जाएगा इसका? इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 144, ठीक। इतना समझ में आ गया। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, किसी वस्तु को 45 में बेचने से 10% की हानि होती है, यानी ये 90 की वैल्यू है। क्या 45 किसकी? 45 में बेच रहे हो तो 10% की हानि हो रही है, ठीक है। यानी ये 90% बची हुई वैल्यू है। तो 90% 45 हो, 100% क्या निकलेगा? 50। ये तो बिल्कुल सरल सा है। 50 में से 10% घटाते हैं तो कितना निकलेगा? 45। तो 50 आ गया। इस वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? अब 50 में 20% ऐड कर दो, 50 का 20% कितना हो जाएगा? 10। तो 10 ऐड कर दो, क्या आ जाएगा? 60। सरल से प्रश्न खत्म। इसके बाद पार्टियों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक आदान प्रदान में शामिल किए बिना व्यापक जानकारी और सहायक सेवाएं प्रदान करके खरीदार और विक्रेताओं के बीच लेन देन की सुविधा प्रदान करता है। ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न है आपके यहाँ, आपके सिलेबस में एक सिलेबस दिया है ई कॉमर्स। ये ई कॉमर्स का प्रश्न है वास्तव में। इसमें पूछ रहे हैं कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामीडियरी, ठीक है। ये जो है ऑनलाइन ही चलता है। आपने अगर जो वर्ड सुना होगा ड्रॉप शिपिंग, तो काफ़ी कुछ आपको इसको समझने में आसानी मिलेगी। ये ड्रॉप शिपिंग मोबाइल के ज़रिए ही होती है, मोबाइल के ज़रिए कर सकते हैं। इसमें आप फिजिकली रूप से कहीं पर शामिल नहीं होते हैं, आपके पास में कोई भी स्टॉक नहीं होता है। आप जो है दो लोगों के बीच में एक मीडिएटर का काम करते हैं और स्टॉक को ड्रॉप करवा देते हैं।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेटामीडियरी। लिख लीजिएगा ये प्रश्न। कोई भी लेन देन है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करने के लिए हस्तांतरण का अधिकार शामिल है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की सहायता से कंप्यूटर मध्यस्थ नेटवर्क तक मोबाइल पहुंच का उपयोग करके शुरू या पूरा किया जाता है। आप कंप्यूटर नेटवर्क पर पहुंच अपनी कैसे सुनिश्चित करते हैं? मोबाइल के जरिए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मोबाइल कॉमर्स। इसके बाद में वेब पेज सामग्री के उपयोग के लिए सुरक्षा और गोपनीयता। देखिए, वेब पेज की बात की जाए, ठीक है, ये क्वेश्चन तो कंप्यूटर के हैं, कंप्यूटर भी सिलेबस में है, लेकिन ये ई कॉमर्स में भी हैं, ठीक है। ई कॉमर्स में ही साइटें बनाई जाती हैं, वहीं पूछ रहे हैं उपयोग के लिए सुरक्षा और गोपनीयता। बहुत सारी ई कॉमर्स साइट हैं, उनमें सुरक्षा और गोपनीयता बनी रहे, इसके लिए जो ही वेब पेज की बात की गई, तो ये जो वेब पेज डिज़ाइन किए जाते हैं, ये आपको पता होगा बेसिक, अगर जो लेवल पढ़े तो HTML के माध्यम से इनकी डिजाइनिंग होती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? HTML। पूछ रहे हैं वेबसाइट वह है जो कुछ मानदंडों के आधार पर खुद को बार बार स्वचालित रूप से बदलती या अनुकूलित करती है, ठीक है। ये ऐसी साइट के बारे में पूछ रहे हैं जो अपने आप देख रहे होंगे, आपके सामने कोई एक ऐड चल रहा है, लगातार बदल भी रहा है, ठीक है। तो किसी साइट के ऊपर ऐसा हो रहा है, तो ऐसी वेबसाइट को डायनेमिक वेबसाइट कहते हैं। बदल रही तो मतलब डायनेमिक, रुकी हुई तो स्टैटिक, ठीक है। साइट, अगला प्रश्न है, साइट एक भरोसेमंद व्यक्ति या व्यवसाय के रूप में धोखे से संवेदनशील जानकारी जैसे पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड को प्राप्त करने के लिए बनाई जाती है। देखिए, इस तरह का ये साइट की बात की जाती है, तो ये स्पैम वाली साइटें होती हैं, इनको बोलते हैं कौन सी साइट? डायनेमिक वेबसाइट। कौन सी साइट बोलते हैं? डायनेमिक साइट। तो इस तरह से देखिए, ये 65 प्रश्नों को हमने सॉल्व किया है। ये सारे प्रश्न आपके हो चुके हैं। कुछ बीच में, ये देखिए कुछ क्वेश्चन बीच में छूटे हुए हैं, ये उस टाइम पर पेज स्लैप हुआ था नीचे, तो ये जो स्वैप हुआ था उसके लिए हम बता दे रहे हैं आपको। ये 57 से लेकर के वहाँ तक के, कि एक ऑनलाइन विज्ञापन खरीदने के लिए सबसे आम तरीका है। एक ऑनलाइन विज्ञापन अगर जो आपको परचेस करना है, तो ये पूछ रहे हैं कि उसके लिए जो सबसे आम तरीका हो सकता है, उसको जो है किस नाम से जानते हैं। देखिए, वो CPM भी होते हैं, CPC भी होते हैं, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपको मिलेगा, आप दोनों को ही सही बताओगे। इसके बाद, उपयोगकर्ता द्वारा इच्छित सामग्री तक पहुंचने से पहले किसी साइट के प्रवेश पर रखे गए एनिमेटेड पूर्ण स्क्रीन विज्ञापन क्या कहलाते हैं? देखिए, आप अगर जो आपने मान लीजिए कभी कोई एक साइट ओपन करी, आपने फॉर्म भरा होगा अपना, सरकारी रिजल्ट अक्सर करके खोलते होंगे, तो देखते होंगे कि उस साइट पर हम पहुंचते हैं, उसके पहले कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट लगा रहता है, ठीक है। तो वो एडवर्टाइजमेंट जो लगा होता है, ये पूछ रहे हैं कि उस एडवर्टाइजमेंट को लगाने की विधि को किस नाम से जानते हैं? उसको बोलते हैं इंट्रोमेरियल्स। किस नाम से जानते हैं? इंट्रोमेरियल्स। हो सकता है आप सरकारी रिजल्ट पर जाएँ, उसके पहले कोई दूसरा विज्ञापन देखने को मिल जाए। इसके बाद में, इंटरैक्टिव ऑनलाइन विज्ञापन है जिसके लिए उपयोगकर्ता को इच्छित सामग्री तक पहुंचने से पहले संदेश के माध्यम से प्रसारित करने के लिए रुक रुक कर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता होती है, ठीक। जैसे आप कहीं किसी साइट पर, आप अपने यूट्यूब में अक्सर करके आपने देखा होगा कि आपके सामने एक सर्वे आ जाता है, सर्वे में पूछते हैं आपने लास्ट टाइम कौन सा विज्ञापन देखा था, कितना इन्फॉर्मेशनल था। तो ये जो सुविधा होती है, इसको बोलते हैं क्या? इन्फॉर्मेशियल। इसको इस नाम से जाना जाता है। ई कॉमर्स में किसी जारीकर्ता से क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जैसे भुगतान कार्ड का धारक हो सकता है। ई कॉमर्स में जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का धारक होगा, उसको क्या बोलते हैं? ग्राहक बोलते हैं। क्या बोल देंगे? ग्राहक, ठीक है। इसके नीचे वाले हमने कराए थे, वो को प्रश्न जो है थोड़े से आगे पीछे हो गए हैं इसमें PDF में लगाने में, तो इसीलिए जो है ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आया, उसके लिए सॉरी। बस इतने ही 65 क्वेश्चनों के यही जवाब हैं। आप अपने अंक जरूर काउंट करिएगा कि कितने आपके 20 में सही हो पाए।